नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहने वाला है। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को ईद मुबारक। दुबई और सऊदी अरेबिया में ईद मना ली गई है, कल हिंदुस्तान में ईद है। आप सबको ईद मुबारक। उसके अलावा सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, नी हाउ इन चाइनीज एंड कोनिचिवा इन जापानीज एंड वणकम टू एवरीबॉडी। प्रदीप जी, Avariako Jambo, that is East Africa. right, and very soon we'll be wishing you in Portuguese as well, because very shortly this signal will be going to Brazil and to Portugal. It still goes to Goa. It still goes. But over there, I don't think there are too many Portuguese speakers left, which is rather sad. The whole culture is gone. But in any event, Pradeep ji, I think whatever we predicted 1.5 years ago is going to come true. Yes. I think Modi ji is coming back with at least 325 to 336. 370 तो नहीं आती साहब, लेकिन 330 आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं 1.5 साल से बोल रहा हूँ, 2 साल से बोल रहा हूँ। And I've been called all sorts of names because of that. और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, I hope they do better than they did last time. There is always a question mark on the Congress, क्योंकि कांग्रेस का कुछ मालूम नहीं है प्रदीप जी। अभी हमारे मित्र जो हमारे साथ ही थे प्रदीप जी, रोज अभी हाल ही में थे, सबसे बड़ा फाइटर राजू वाघबरे साहब, और वो चले गए वो शिंदे साहब के पास। I find that strange. बीजेपी टेकिंग स्पोक्स पर्सन को भी हायर करके अपने पास लेके जा रहे हैं सर, वो समझ में नहीं आ रहा। तो वी शुड आस्क संजय ठाकुर साहब। यस यस कि संजय ठाकुर साहब क्या हमारे स्पोक्स पर्सन जो हैं वो इफेक्टिव नहीं है? मुझे तो लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो उनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जी। तो संजय ठाकुर साहब, स्पाइट ऑफ दैट दे आर पुलिंग ऑल द स्पोक्स, यानी कोई बोलने वाला ही नहीं रहे कांग्रेस में। संजय ठाकुर साहब नमस्कार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा दोबारा बोलिए। मैंने कहा नमस्कार सर। बिल्कुल, अब आई आवाज। हाँ बढ़िया सर। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम सर, जय सिया राम। एकदम लग रहा जबरदस्त, एकदम हिंदुत्ववादी। चलो एक तो वो तो सर शुरू से ही हैं। यस वो तो है, नई बात क्या है। लेकिन संजय ठाकुर साहब एक अच्छी खबर से शुरुआत करें? जी जी सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। सरकार सर पहले अभी तक ये खबर आ रही थी कि अयोध्या में तकरीबन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। अब जो खबर है पिछले 10 दिन से, और अभी तो नवरात्रि चल रही है, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों को नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय माता दी सबको। सर अभी 2.5 लाख लोग पहुंचे हैं पिछले 7 दिन से, हर रोज 2.5 लाख एवरी डे। संजय ठाकुर साहब, 2.5 लाख पीपल डेली टू अयोध्या। You know what that means, right? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-2.5 लाख अगर हर रोज अभी पहुंच रहे हैं तो दशहरे और जो शरद नवरात्रि है और दिवाली के आसपास कितने लोग होंगे? संजय ठाकुर साहब बताएं। नहीं सर, अभी तो जो रामनवमी का दिन है, अभी इसी नवरात्र में, शारदीय नवरात्र की तो बात ही न करें आप बजाज साहब। मुझे लगता है आज ही रामनवमी के दिन वहां पे 20-25 लाख लोग हो सकते हैं। सर उससे ज्यादा होंगे। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं। तो देखिए ये तो देश की आस्था, देश की श्रद्धा का विषय है, और लोगों में जो आस्था और जो श्रद्धा है, अब उसमें जितना लोग वहां पहुंच सकते होंगे उतना लोग वहां पे पहुंच के भगवान के चरणों में अपनी वंदना अर्पित करके भगवान को प्रार्थना करेंगे अपने लिए, देश की कि देश का अच्छा हो, देश की प्रगति हो, तरक्की हो, हमारा भी खुद का अच्छा हो। लोग पहुंच रहे हैं, वहां कर रहे हैं। और ये अपने दर्शकों को मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, ये सूचना दे दूं कि हाल ही में कैबिनेट स्तर की मीटिंग हुई थी और योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको एक वह अयोध्या का जो प्रशासन है उन्होंने एक अर्जी लिखी थी कि साहब यहाँ पे ज़रा रिस्ट्रिक्ट कीजिए
लोगों को ज़रा रिस्ट्रिक्ट कीजिए, थोड़ा सा इन पे संयम लगाइए, क्योंकि अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो बन रही हैं, धीरे 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 करके बन रही हैं। कोई 31 के करीब 5 स्टार होटल चेन्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वहाँ पे 5 स्टार होटल बनाने के लिए। अभी वहाँ पे एसटीपी जो हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सरयू रिवर के आसपास कोई 24 के करीब लगने हैं, और ना जाने और सब क्या है, क्योंकि अभी तो वहाँ पे आपको मालूम नहीं होगा सर, सब टेंट में रह रहे हैं अभी तो। बताइए, ब्यूटीफुल टेंट्स, वो जो टेंट्स वगैरह वहाँ पे लगाए हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, और घरों को गेस्ट हाउसेज वगैरह में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने ये कहा है कि ज़रा थोड़ा सा लोगों को रेस्ट्रिक्ट कीजिए और लोगों को ज़रा सूचना दीजिए कि इतने ज़्यादा लोग ना आए। आपको कोई ऐसी खबर है सर, संजय ठाकुर साहब? नहीं सर, ये हकीकत है बजाज साहब। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अयोध्या का जो अभी प्लान है, जो पूरी डेवलपमेंट प्लान है, जिस तरीके का प्लान है, उसको पूरा होने में अभी आने वाले समय में कम से कम और 5 साल लगने हैं जी। जिसके बाद अयोध्या देखने के बाद समझ में आएगा कि क्या संकल्पना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के विचारकों की और जो इसके नेतागण हैं। लेकिन अब प्रशासन है और प्रशासन को जिम्मेदारी से वहां काम करने के लिए कहा गया है, तो प्रशासन भी अपनी मजबूरियां तो सरकार के जो मुखिया हैं उनको अवगत कराना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि प्रेशर तो बढ़ ही रहा है वहां पे, इसमें कोई शक नहीं है। बट दिस इज फैंटास्टिक संजय ठाकुर साहब, मेरी समझ में, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूँ जब ऐसी खबर मेरे पास आती है कि ये सब हो रहा है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 36 ईयर, 36-37 साल हो गए हैं ये हम लोगों ने इस पे काम किया है, और आज जब अपने सामने इसको फलीभूत होते हुए हम लोग देख रहे हैं तो हमें तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको संजय ठाकुर साहब कि एक तो काशी विश्वनाथ में पूरा का पूरा जो कॉरिडोर बना है, ब्यूटीफुल महाकालेश्वर कॉरिडोर, और उसके अलावा अब अयोध्या, मतलब ये तो अपना सपना था कि असल में हो जाएगा और ये हो गया है। दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मैं ये बोलता हूं कि इसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, ऐसा मेरा मानना है। भले ही आप कहें कि भाई ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, चुनाव छोड़ दीजिए, चुनाव तो गए, दैट वी हैव बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, 2024 इज अ डन डील, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन ये भारत का सांस्कृतिक धरोहर और भारत का गर्व जो वापस दिया है, आत्मसम्मान जो भारत को वापस मिला है, मुझे लगता है इसके ऊपर जितनी चर्चा हो वो कम है। संजय ठाकुर साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी और सैकड़ों वर्षों की लड़ाई थी। 500 550 साल से लड़ रहे हम अपने ईस्ट को, अपने प्रभु को, अपने भगवान को अपने ही देश में उनके जन्म स्थान को ही डिस्प्यूट कर दें और वो ताकतें इस देश में सत्ता में रहें जो उनको ही काल्पनिक बता दें, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी त्रासदी थी बजाज साहब। दुरुस्त बात, लाखों लोगों की बलि दे दी गई वहां पे इस धरोहर को दी गई। लेकिन जो सत्ताधारी सत्ताधीश लोग थे वो तो इनके अस्तित्व को ही नकारते रहे, इनको काल्पनिक बताते रहे जी। तो अब देखिए, ये तो एक गर्व का भी विषय है और बहुत ही महान अनुभूति का विषय है कि प्रभु, कई बार लगता है जैसे अडवाणी जी ने कहा अभी अभी कि प्रभु श्री राम ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उसी समय चुन लिया था जब कार सेवा की शुरुआत का प्रयोजन हो रहा था कि एक पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा अब इस देश पे शासन करेगी और इस देश की सांस्कृतिक धरोहर, रिलीजियस धरोहर और बिना दूसरे धर्मों को कोई कष्ट पहुंचाए। देखिए, ऐसा है कि इस देश के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं उनकी जितनी नीतियां हैं, विकास की जितनी नीतियां हैं, वो जितने भी कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, उनका नारा जो है सबका साथ सबका विकास, और अपनी नीतियों से दिए जाने वाले अच्छे फायदे को भी हर वर्ग, हर मजहब, हर मत के लोगों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हमारा अपना देश, हमारे अपने आराध्य, तो हमारे अपने उनके जन्म स्थान को अगर विकसित करना है तो ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं समझी जानी चाहिए, ये हमारी मूलभूत आधारभूत मांग समझी जानी चाहिए। और इस पे जिस तरह से दूसरे मत मजहब के लोग भी आगे बढ़ चढ़ के इसकी सराहना कर रहे हैं, उसके लिए हम सब आभारी हैं जो लोग हमारी बहुसंख्यक लोगों की इन भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप जी। ठाकुर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर वो दोहरा दिया कि पूरे जो इंडी अलायंस है
टोटली परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, क्षेत्रवाद और जो जातिवाद में पूरा लिपटा हुआ है, सोक्ड है। उन्होंने आगे जाकर कहा, जिस प्रकार से अन्नामलाई पर आलोचना किया था डीएमके के बहुत के टॉप के लीडर्स की, उनको बहुत डिफेमेटरी वर्ड्स में अन्नामलाई जी का, तो फिर मोदी जी ने कहा यही परिवारवाद के मैं हमेशा विरोध करता था। और जो तुष्टीकरण का उन्होंने उत्तम एग्जाम्पल कह रहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो, द कांग्रेस मैनिफेस्टो स्मेल्स ऑफ टोटल तुष्टीकरण, यानी ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग के पूरे इनकॉर्पोरेट करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डाला। तो आज भी मोदी जी उसी चीज को बार बार हाईलाइट करके लोगों के सामने लेके आ रहा है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इंडियन डेमोक्रेसी, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और जातिवाद। हाउ डू यू सी दैट ठाकुर साहब? देखिए, ऐसा है नामबियार साहब कि कांग्रेस को यही बात तो समझ में नहीं आ रही है, और कांग्रेस की विचारधारा कैसे बदल जाएगी? आजादी के पहले से ही जिन्होंने तुष्टीकरण को अपना हथियार बनाकर इस देश को विभाजित करके अंग्रेजों के चेले हैं, तो अंग्रेजों से यही सीखा है इन लोगों ने कि फूट डालो और राज करो। ये लगातार इस तरह का प्रयास करते रहे और आज भी कर रहे हैं। अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बनाने वाला आदमी है, 35 सालों से एक ही आदमी मैनिफेस्टो बना रहा है, इतनी बार मैनिफेस्टो बना के प्रयोग कर दिया और लगातार तुष्टीकरण और परिवारवाद की बात कर रहा है। उसके बाद भी अगर सफलता ना मिले तो ये तो कांग्रेस के विवेक पे छोड़ देना चाहिए कि कौन इनका उद्धार कर सकता है। रही बात अन्नामलाई की, तमिलनाडु की, तो मैंने आपके पिछले शो पे ये कहा था कि तमिलनाडु में जो रिजल्ट होंगे वो आश्चर्यजनक होंगे, बिल्कुल उल्टे होंगे परिणाम। जो अभी के परिणाम है उससे उलट दिखाई देंगे आपको। और इस तरह की जो बुराई, इस तरह के जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं अन्नामलाई जी के बारे में, ये मेरे उस दावे की पुष्टि करते हैं कि अब वहां की जो सरकारें हैं, वहां के सत्ताधीश जो लोग हैं, वो घबरा गए हैं। उनको ये चीज महसूस होने लगी है धरातल पे कि ये क्या हो गया। तो ये बौखलाहट में ये करते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात, ये तो सब रचित है। प्रभु श्री राम ने वो जो व्यवस्था बनाई है कि सारी चीजें जब मनुष्यता इस संसार में आई उसके पहले ही बताया गया, वो स्क्रिप्ट लिखी गई है कब कब क्या क्या होना है। और ये जो समय है, ये भारत के सांस्कृतिक उत्थान, ये भारत की रिलीजियस उत्थान, ये भारत की आर्थिक उत्थान का समय है। और इसमें कोई किसी भी तरह से कोशिश कर ले, भारत एक उगता हुआ सूर्य है। अगर विरोधी शक्तियां उसको रस्सी बांध के नीचे खींचने का प्रयास करेंगे तो उसमें विफल हो जाएंगे। उगते सूरज को कोई रोक नहीं सकता। ठाकुर साहब, आगे जयराम रमेश आलोचना कर रहे हैं मोदी जी के इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमी पर। बोले कि इन्हीं से जयराम रमेश से अलार्म बेल्स बज रहे हैं, खतरे की घंटी बज रही है और मोदी साहब को सुनाई नहीं दे रहा। He says household debts level rise written 40% of GDP को आंकड़ा उन्होंने पेश कर दिया हाउसहोल्ड डेप लेवल्स का। हर घर में जो डेप्स है, बोला कि 40% ऑफ जीडीपी, द हाईएस्ट एवर सिंस इंडिपेंडेंस। हाउसहोल्ड सेविंग्स, जयराम रमेश जी का कहना है सेविंग्स इस कदर कम हुआ है, लोग सेव नहीं कर पा रहे। ये 47 ईयर लो है जयराम रमेश के हिसाब से। इन्फ्लेशन, इंडियन फैमिलीज आर नॉट बीइंग एबल टू सेव, they're sinking into debt. They are sinking into debt. There's no savings because of inflation, price rise, unemployment और अलग-अलग issues. Economy is bad. जयराम रमेश, कांग्रेस and मोदी जी को खतरे की घंटी सुनाई नहीं दे रहे। ठाकुर साहब, देखिए, ये जयराम रमेश जी इसी तरह की उलझुल बातें किया करते हैं। जयराम रमेश जी को ये पता नहीं हो, कोई डेटा हाथ में लेते नहीं है, कह रहे हैं सेविंग्स नहीं है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई। आप जितनी भी प्रीमियम सुविधाएं हैं देश में, आप ऑटोमोबाइल का परचेस का रेट देख लीजिए कितना है, नंबर ऑफ परचेसेस है पर ईयर। वेटिंग पीरियड इज 2.5 months फॉर एवरी कार। तो ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं ये लोग कि बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, लोगों के पास पैसा बढ़ा है, इकोनॉमी का साइज बढ़ा है, मार्केट में पैसे का मूवमेंट ज्यादा हुआ है। वो पैसा हमारे और आपकी जेबों से निकल के मार्केट में घूमता है। बजाज साहब के घर से भाभी जी जाती हैं, ज्वेलरी लेती हैं, ज्वेलर की बीबी निकलते है, वो आपके मुंह में घी शक्कर कि ऐसा दिन बहुत जल्दी आए, ऐसा दिन बहुत जल्दी आए आपके मुंह में घी शक्कर। यहाँ तो वी आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। मैं रोलिंग की बात कर रहा हूँ कि पैसा कैसे मूव होता है मार्केट। जी करेक्ट है ना। अब जब हम लोग खुशहाल हैं, हमारे पास वो चीजें हैं, तो हमारे घर की महिलाएं निकल रही हैं और अपने अपने पसंद की
चीजों को एक्वायर कर रही, वो पैसे मार्केट में जा रहे हैं, यहाँ से एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, दूसरे व्यापार से तीसरे व्यापार। ये जयराम रमेश, सुनिए ऐसा है, ये राहुल गांधी के नए गुरु जयराम रमेश ही हैं आजकल, इसीलिए ये हाल है उनका। संजय ठाकुर और जब 40 से 4 पे चले जाएंगे तब अकल आएगी कि ये भी आदमी एकदम किसी काम का नहीं है, इसको भी हटाओ। अब संजय ठाकुर साहब, करने की जरूरत नहीं है, वो खुद उनकी नीतियां कर देंगे। संजय ठाकुर साहब, हम लोग बीकेसी में हैं इस वक्त, सर बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है अपना ऑफिस, जहां से हम लोग आपसे बात कर रहे हैं जी। यहाँ पर जो जितने भी रेस्टोरेंट हैं, आप अगर रात को निकले यहाँ से, क्योंकि हम लोग तो यहाँ से 10:30 11 बजे निकलते हैं बाहर, घर जाने के लिए 11 बज जाते हैं सर, सारे फुल होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली फुल, वेटिंग होती है बाहर लोगों की, और मेला लगता है, मेला लगता है इफेक्टिवली बीकेसी में। तो अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो ये कौन लोग हैं? मतलब बाहर से आए हैं क्या ये लोग? लेकिन पैसा जिसका भी है खर्च तो हो रहा है ना। मतलब सारे, माई वन इंडिकेटर ऑफ अ गुड इकोनॉमी इज ट्रैफिक जैम। जब ट्रैफिक जैम होता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि यार इसका मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है मामला, जो है लोग जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। दूसरा, रेस्टोरेंट सारे फुल हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग गुड विच इज गोइंग ऑन। संजय ठाकुर साहब, असल में बजाज साहब, यही मेरा दर्द है। हालांकि बहुत हद तक आप मीडिया के जिम्मेदार साथियों ने इस बात को समझ ली है, और वही काम जो आप लोग उन लोगों के उल जुल सवालों को बहुत फोर्सफुली नहीं उठाते हैं, तो ये कहते हैं सब गोदी मीडिया हो गई। अरे बिना सर पैर की बातें करोगे तो लिमिट है, तो कितने इसी तरह के सवाल रोज रोज आप लोग हम लोगों से पूछेंगे? और जब हम लोग कहते हैं, इन बातों का जवाब देते हैं, तो हमको समर्थन आप लोगों की तरफ से मिल जाता है। यही कारण है, ये लोगों को लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो मीडिया सर, समर्थन की बात नहीं है, जो सच है वो सच है ना, जो सामने दिख रहा है वो सच है यार। अब अयोध्या में 2.5 लाख लोग गए, तो मैं क्या करूं? मैं बोलूं क्या 250 लोग गए हैं? कैसे बोल सकता हूं? आप बताइए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि इनकी एक नई स्टाइल हो गई है। फिर ये आरोप लगा देंगे कि गोदी मीडिया हो गई है, और ये हमसे, अरे आपके इतने उल जलूल सवाल होते हैं कि जो उनके निचले से निचले तर्क के स्तर के भी नहीं होते, तो वो कैसे पूछ लें? ये तो कुछ सवाल आपके इसलिए पूछ लेते हैं आप लोग, ताकि भाई ये कार्यक्रम भी तो चलना चाहिए ना। कुछ नहीं पूछेंगे तो क्या चलेगा? और आप बोलेंगे कि आपको राहुल गांधी से इतना प्रेम क्यों? पूछ लेना पड़ता है। और जी हाँ, बिल्कुल प्रदीप जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक बोली। और आप बोलते हैं हम राहुल गांधी से बहुत प्रेम करते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं आप क्यों बोलते हो? ये आपका प्रश्न है। मैं समझ गया, राहुल गांधी होगा, आप क्यों बोलते हो? आपकी मजबूरी समझ गया मैं। सर, अब ये बताइए, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अब राज ठाकरे साहब ने भी मतलब टोटली अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया नरेंद्र मोदी जी को। मुझे अभी तक याद है जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, नॉन बीजेपी पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, राज ठाकरे जी पहले थे जिन्होंने 2005 में सबसे पहले बोला था कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था, मुझे अभी तक याद है। तो अब राज ठाकरे जी भी आपकी तरफ आ गए, लेकिन राज ठाकरे की आने की वजह से सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि अलायंस को क्या है, मतलब क्या है वो लाभ क्या हो रहा है, राजनीतिक लाभ क्या हो रहा है, वो जरा बताएं सर। देखिए, एकदम विशुद्ध राजनीतिक जवाब आपको मैं इसका देना चाहता हूं जी। ये जो देश में एक ताकतें हैं, जिस प्रयास को नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करके सनातन प्रयासों को और एक तरह के सोचने वाले और जातियों में और प्रदेशों में प्रांतों में विभाजित लोगों की मानसिकता को हिंदुत्व से जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो लगातार प्रयास हो रहा था, उसी प्रयास को विखंडित करने के लिए महाराष्ट्र में कुत्सित प्रयास हुआ। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला, उस मैंडेट को नकार के एक नेता यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने की लालच में सनातन प्रयासों को तोड़कर जाकर उन लोगों के बीच में बैठ गया जो बिल्कुल भी भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति का प्रयास करते हैं। तो आपने जैसा कहा कि राज ठाकरे जी ने कहा भी था, राज ठाकरे जी गुजरात गए भी थे, 2-3 दिन थे भी, और सौभाग्य से पिछले 2 सालों में मैंने राज ठाकरे जी के अंदर 2-3 सालों में बहुत अच्छे परिवर्तन देखे हैं। जैसे उनका ये कहना कि हिंदुत्व पे अब हिंदुत्व की बात करना, उनका ये कहना कि मैं रामलला के दर्शन करने जाना चाहता हूँ, मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ,
और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों का और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने का अर्थ यह भी होता है कि उनका भी इस देश के संविधान में उनका विश्वास और आस्था भी बढ़ा है। और जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, उसको ये पता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, इनके साथ आएंगे, तो हमको संवैधानिक दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। और भारत के ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये संविधान के तहत भारतीय जनता पार्टी इस देश को चलाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करके संविधान को आगे रखकर संविधान को मानने वाले लोग एक तरफ से बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सनातनी प्रयास यह है कि इस तरह की विचारधारा वाले लोगों को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना जोड़ के अपने दायरे को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। तो इसका उत्तर प्रदेश में कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब राज ठाकरे जी ने ये कहा था कि मैं रामलला के दर्शन करना चाहता हूँ अयोध्या आकर के, तो हमारे ब्रिजभूषण शरण साहब जो है उन्होंने कहा था कि तू मतलब आगे दिखा, हम नहीं आने देंगे, और काफी उसके ऊपर उन्माद मचा था। अब क्या स्थिति है सर? नहीं, बजाज साहब, आपकी जानकारी के लिए कि ब्रिजभूषण शरण ने तो जो किया था वो किया ही था। मैं खुद जाके दिल्ली डिफेंस मिनिस्टर से डेलीगेशन लीड करके चीफ मिनिस्टर का समय मांगा था। और मैंने भी एक कंडीशन रखी थी उस समय राज ठाकरे जी से कि भाई आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, आपके अच्छे विचार हो रहे हैं, लोगों के मन में बहुत वहां कष्ट हुआ है जब आपने संविधान के खिलाफ बातें की थी, क्योंकि ये देश सबका है और संविधान से चलता है। तो इस देश में संविधान ने आर्टिकल 14 में लोगों को आजादी दी है, फंडामेंटल राइट्स है लोगों को, कहीं भी जाना, कहीं भी रहना, कहीं भी व्यापार करना, खाना पीना, लाइवलीहुड, सारी चीजें हैं। तो उस समय तो मैंने भी इस बात का विरोध किया था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लोगों से बातें भी की, और उसके बाद राज ठाकरे जी ने उस समय का अपना दौरा टाल दिया। लेकिन उस दरमियान राज ठाकरे जी से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे रिलीजियस संस्थानों के लोग भी मिले, यहाँ के लोगों ने भी मिले, और लगातार राज ठाकरे में यह परिवर्तन देखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश और जो हिंदी बेल्ट है बजाज साहब, वो तो राजनीतिक रूप से इतना ज्यादा समझदार है, वो जानता है जब सनातन परंपरा से जुड़े लोगों को एक तरफ एक ताकतें हैं जो तोड़ के कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, तो एक दूसरी तरफ अगर सनातन को मानने वाले लोग और कोई लोग अपनी भूमिका बदल के सनातन परंपरा को बल देने के लिए साथ में आना चाहते हैं, तो उनको लेना चाहिए बजाय इसके कि उनको अपने से दूर किया जाए। इसलिए आप इस बात का यकीन रखिए कि जितना भी हिंदी बेल्ट है जिसको इस बात का कष्ट था, अब धीरे धीरे उन लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो अब इनको भी संविधान के दायरे में और नियम कानून पालते हुए रहना पड़ेगा। अब ये संविधान के खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे। और हम लोग लगातार कहते हैं कि कोई भी आए जो हम लोग लेते हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीतिक गंगा है। जो लोग कहते हैं कि आपके पास कौन सा डिटर्जेंट है जो धो के साफ कर देते हो आप लोग, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीतिक गंगा है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आएगा उसको साफ सफाई से भ्रष्टाचार मुक्त शासन में संविधान को मानते हुए आगे चलना पड़ेगा और देश की तरक्की में अपना योगदान करना पड़ेगा। प्रांत के नाम पे कोई झगड़ा खड़ा नहीं कर सकेगा और इस देश के लोगों को, हिंदुत्व को कमजोर करने की कोई बात नहीं कर सकेगा। और ये आप लोगों ने कालांतर में देखा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। पहले कोई कैसा भी रहा हो, लेकिन हमने उसको साथ में लिया अपने, तो साथ में लेने के बाद उन पे भी कोड ऑफ कंडक्ट का असर हुआ, उनको भी अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे दायरे में रहना है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है। और कमोबेश वैसा ही राज ठाकरे जी के साथ में भी होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने कल जो कहा कि नया भारत का निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि अगर यहां पर एक फटाका भी फूटता है तो पाकिस्तान से पहले उनका सफाई आ जाता कि यह फटाका हमने नहीं फोड़ा। ये नई भारत का उन्होंने कहा नया भारत है। नया भारत बोलता नहीं है, घर में घुसकर मारता है। ये मोदी साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक से सिद्ध कर दिया है। सीमा और सेना पर हमला इस देश बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो नया भारत, योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से एकदम खुलकर उन्होंने चेतावनी दी है, वी आर नॉट गोइंग टू हैव कीप लाइंग लो ऑन अटैक ऑन द बॉर्डर्स और ऑन द आर्मी। आप इस कैसे देखते हो नए भारत का जो सेंटेंस योगी आदित्यनाथ जी ने कहा? ठाकुर साहब, नहीं, ये तो नया भारत ही है ना।
नया भारत ये ना नाम बिहार साहब। अब हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम गिड़गिड़ाते नहीं, एक बार नहीं 3 बार घुस के मारा है पाकिस्तान को। चाइना को भी समझ में आ गई है ये बात कि अब इस देश की सेनाओं को भी छूट है। अब इस देश की सेनाओं को गोली खाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, अपने हथियार कश्मीर में लटका के चलते रहेंगे और पीछे पीछे से उनको मारा जाएगा, उनके साथ बदतमीजी किया जाएगा और उनको दिल्ली से आदेश लेना पड़ेगा एक्शन लेने के लिए। अब वो भारत नहीं है, उनको छूट दी गई है कि सीमा पार से 1 गोली आएगी तो इधर से 10 गोली मार के भूसा भर दो उनके अंदर। हर तरह का अमूलचूल परिवर्तन इस देश के बिहेवियर में और इस देश के विश्वास में आया है। हम अपने दुनिया के सभी पड़ोसियों को ये कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए अच्छी सद्भावना रखना चाहते हैं, हम आपको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन आप हमको छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। और ये बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साबित करके दिखाया है और आने वाले समय में ये चीज और मुस्तैदी से आपको देखने को मिलेगी। भारत के साथ अगर कोई मजाक करने की कोशिश करेगा तो भारत उसको ऐसा सबक सिखाएगा कि दूसरी बार वो इस तरह की कोशिश नहीं कर सकेगा। इस तरह की संकल्पना है आज के भारत की और आज के भारत के सरकार की। तो संजय ठाकुर साहब, कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हो इस बार? कांग्रेस 30-35 सीट जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी बजाज साहब। आप जो कह रहे हैं ना कि बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है। बढ़ इसलिए नहीं रही है कि देखिए बढ़ेगी कहां। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बढ़ नहीं रही है, कर्नाटक में कम होने जा रही है, राजस्थान में कुछ हाथ नहीं। कांग्रेस कर्नाटक में तो पहले भी नहीं थी, पहले भी कहां थी? पहले यही कह रहा हूं, एक ही सीट आई थी कांग्रेस की। कह रहा हूं कि उनकी सत्ता है ना, अभी प्रदेश में उनकी सत्ता है। सर वो तो असेंबली की बात हो गई ना, ये तो लोकसभा की बात कर रहे हैं ना सर। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं। तो कांग्रेस बढ़ कहां से रहेगी, बढ़ेगी कहां से? कांग्रेस में तो जो कुछ है वो जयराम रमेश राहुल गांधी के साथ मिलकर लोही पोत के और बराबर कर देंगे और वो 44 का आंकड़ा, 40 का आंकड़ा 30, 32, 35 पे आ जाएगा। यही आर्गुमेंट आपके खिलाफ जाती है, यही आर्गुमेंट आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है कि आप क्योंकि पीक कर चुके हैं। कितने स्टेट्स हैं जहां पे आपको 100% सीट्स मिली हैं, आपकी सीट कहां से आएंगी? देखिए साहब, राजस्थान में 100%, गुजरात में 100%, हरियाणा में 100%, दिल्ली में 100%, उत्तर प्रदेश में 64, बिहार में सिर्फ 1 सीट हारे आप, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट हारे आप, कर्नाटक में सिर्फ 1 सीट हारे आप। तो सीटें कहां से आएंगी सर? ये तो मैंने बजाज साहब, मैंने आपके इवन हिमाचल प्रदेश 100%, छत्तीसगढ़, सुनिए, मैंने आपको पिछले शो में बजाज साहब, मैंने पिछले शो में बजाज साहब आपको स्टेट वाइज गिनाया था। आज सिर्फ दक्षिण भारत की बात कर लेता हूं और एक लाइन में आपको बता दे रहा हूं, पिछली बार आपकी 28 सीट आई थी, 28 सीट भारत में, पूरे दक्षिण भारत में 5 सीटों, 5 स्टेट में आपकी 28 सीट आई थी। इस बार कितनी आ रही है? यही मैं कह रहा हूं कि दक्षिण भारत के जो 5 स्टेट हैं, वहीं अकेले दक्षिण भारत में हम कम से कम 40 से 45 सीटें बढ़ने जा रहे हैं। 40 से 45 जी। तो वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है मतलब तमिलनाडु से आएंगी, क्योंकि अभी तमिलनाडु में ये लग रहा है कि जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग निकल रहे हैं। अब वो लोग असल में वोट देंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोग जरूर निकल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा स्टेट है केरल। केरला में बीजेपी परहैप्स माइट ओपन इट्स अकाउंट। आज तक कभी आप एक भी सीट नहीं जीते हैं केरला में। पहली बार शायद होगा कि केरला से आप कुछ सीटें वहां से जीते या एटलीस्ट एक तो जीतेंगे ही, लगे जरा है। नहीं, एक से ज्यादा जीतने जा रहे हैं बजाज साहब। 20 में से केरला में 20 ज्यादा जीतने जा रहे हैं। ये 8 से 10 की भी संख्या हो सकती है, 8 से 10 की भी संख्या हो सकती है। 20 में से, 20 में से। That's what I'm saying. आंध्रा में, तेलंगाना में भी हम डबल सिटीज में जा रहे हैं। सुने आप, मैंने कहा कि पूरे साउथ इंडिया में हमारी टैली 40 से 45 सीट एक्स्ट्रा और बढ़ने जा रही, जितनी थी उसको छोड़ के। तो केरला जहां 0 थे आप, वहां यू गोइंग टू स्कोर। आंध्र प्रदेश 0 थे, आप स्कोर करने वाले हो। 26 तमिलनाडु में 0 थे, वहां पर आप स्कोर करने वाले हो। और यही हमको दिख रहा है कि अगर 370 आपको पहुंचना है, ये तीनों स्टेट में 0 से आपको हीरो बनना पड़ेगा। बंगाल में हम 32-34 सीटें जीतने जा रहे हैं ना बिहार साहब। अभी तक आपके पास 18 थी, आप देख लीजिएगा, 28 से 32 सीट जीत जाएंगे हम। और आपके यूपी में सर, उत्तर प्रदेश में, यूपी में तो सर 2-3 सीट पे भी अगर किसी तरह से इधर उधर हो जाए, नहीं तो 80 की 80 है अभी आज के हालात में। क्या बात, 80 की 80 है। मैनपुरी सीट अखिलेश यादव के घर के अंदर जो सीट है ना, हम वो भी जीतने जा रहे हैं, मैनपुरी भी जीतने जा रहे हैं।
और आपके मित्र जौनपुर से कितने वोट से जीतेंगे सर? नहीं, हमारे देखिए मित्र जो हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सर। वो हम सबके मित्र जो हैं वो क्या जो लड़ रहे हैं वो लड़ ही रहे हैं। चुनाव तो नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी लड़ रहे हैं। ये भी बात ठीक है। मैं चुनाव तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, जिस मर्जी को खड़ा कर दो, उसमें क्या है? चुनाव तो मोदी जी का है, ये चुनाव तो मोदी तो आप कब जा रहे हैं लोकसभा में, ये तो बता दो। योगी जी लीड लेके लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश। सर आप कब जाओगे लोकसभा में संजय ठाकुर जी? 2029 में कब जाओगे? मैं बजाज साहब, देखिए अभी पहले फेज का इलेक्शन शुरू हो रहा है जो महाराष्ट्र से शुरू होने जा रहा है। मैं खुद महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होने के बाद फिर दूसरे फेज के जो चुनाव होंगे जी, वहां जाना है हमको। और उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर वगैरह की चुनाव है वो लगभग आखिरी हो तो 29 मई का चुनाव है। जौनपुर का जो चुनाव है ना जी। तो फेज वाइज चुनाव है। तो धीरे धीरे जैसे अब महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होगा तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद फिर हम लोग दूसरी तरफ बढ़ेंगे। ऐसे एक एक करके जहां जहां पार्टी हमको देती जाएगी, बेचती जाएगी, वहां वहां जाते जाएंगे। और जौनपुर के लिए पार्टी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर देंगे कि हमारा अपना जिला है, 1-2 दिन का हमको वहां भी मौका दे दीजिए अपने लोगों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ। लेकिन संजय ठाकुर साहब, मैंने सवाल जान करके, आप जान करके सवाल को गोल कर गए। आप लोकसभा में मुझे कब दिखेंगे ये तो बता दो। ये तो या तो प्रभु श्री राम जानते हैं या भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व जानता है। मैं इसके बारे में मुझे कोई कल्पना नहीं। जितना जल्दी आप वहां पर जाएं हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सर। अपना भी कोई दोस्त जाए वहां पे, हम लोगों के लिए बहुत फायदा है। बहुत धन्यवाद आपका बजाज साहब। बट यू डिजर्व इट सर। जो आपने काम किया है, बाप रे बाप। मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपने दर्शकों को बता दूं, संजय ठाकुर साहब जो लॉयलिस्ट रहे हैं बीजेपी के और 24 घंटे जो उन्होंने काम किया है, मतलब मैं तो नहीं कर सकता, वेरी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। जिस किस्म का काम, जो डेडिकेशन, जो डिसिप्लिन संजय ठाकुर साहब ने दिखाया बीजेपी के प्रति, वो काबिल तारीफ ही नहीं है। मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, नहीं कर सकते। जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। जय सिया राम, हर हर महादेव। No, but really, Mr. Sanjay Thakur deserves. He deserves it. They have dedicated, sir. Total dedication. मतलब ये this is amazing. I mean, really and truly speaking, I am always amazed at the dedication of these BJP and RSS workers, which is fantastic. कण में, रग में, क्षण में. Pradeep ji, which used to be there in the Seva Dal workers of the Congress. Yes. And they just dissolved the Seva Dal. I don't know why. Let's ask Bharat Soni Saab. Bharat Soni Saab, namaskar.